इंडिया के सबसे बड़े जिले कच्छ के पश्चिमी छोर पर बसा दूर दराज तालुका अबड़ासा का सबसे छोटा गांव ये है करोड़िया। यहाँ की आबादी सिर्फ 225 लोग हैं। ज़्यादातर लोग रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर चले गए हैं और जो बचे हैं वो खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ की खेती पूरी बारिश पर डिपेंड है। अगर बारिश समय पर हो जाए तो फसल ठीक हो जाती है, वरना अक्सर फसल चौपट, और इसी वजह से यहाँ खेती धीरे धीरे कम हो गई है। साल 2001 में आए भूकंप ने इस गांव को पूरा मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन लोगों की मेहनत और एनजीओ की मदद से इस गांव को एक नई जगह पर पूरे सिस्टमेटिक लेआउट के साथ नई जगह पर बसाया गया। यहाँ के घर एक ही लाइन में और रास्ते चारों तरफ चौड़े। तो हर साल जो लोग जहाँ भी रहते हैं जन्माष्टमी पे 4 या 5 दिन की छुट्टी लेके गांव में ज़रूर आते हैं। तो इस बार भी हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ा डॉक्यूमेंट बना के इस गांव के बारे में, यहाँ की स्टोरी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बताया जाए। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकार। अक्सर गांव की सुबह बड़ी सुकून भरी होती है। चिड़ियों की चहचहाट के साथ लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं। धन है जो कभी टूट नहीं सकता, ये जो देश है तेरा। मंदिरों में बजती घंटियां पूरे गांव के वातावरण को आध्यात्मिक और संगीत से भर देती है। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा का स्पर्श और हर चेहरे पे शांति की मुस्कान, यही है गांव की असली सुबह, जहां जीवन सरल है मगर दिलों में अपनापन और विश्वास भरा हुआ है। तो हम लोग अगली सुबह निकलते हैं पास के गांव में बसे पहाड़ पर एक छोटी सी हाइक के लिए। तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। रास्ते में खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू थकान मिटा देती है। पहाड़ की चढ़ाई धीरे धीरे हमें आसमान की ओर करीब ले जाती है और वहाँ पहुँचकर जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। गाँव का हर एक कोना एक नई कहानी सुनाता है। तो हम लोग आ चुके हैं अभी हाइकिंग के लिए और यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी और यहाँ से फिर आगे चालू होगा हमारा हाइक। सो छोटा सा हाइक है और साथ में कुछ खाने और चाय के लिए भी लाए। तो अभी चढ़ते हैं और ऊपर मिलते हैं। अभी फ़िलहाल इस हिल का कोई नाम नहीं है, तो हम लोगों ने सोचते हैं कि क्यों नहीं इसका नाम रखा जाए ताकि इसको आइडेंटिफाई कर सके। तो फाइनली हम लोगों ने सोच समझ के इसका नाम रखते हैं आर्यंस। अभी आर्य कौन है आप सब लोगों को पता है। अराउंड 1500 BC में हम लोग माइग्रेट हुए थे इंडिया में, तो इसी के नाम पे हम लोगों ने इस हिल का नाम रखा आर्य हिल। तो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा ट्रैक कर लिया, बस थोड़ा ही बाकी बचा। अभी 15-20 मिनट का ट्रैक है, तो उसके बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है तो गर्मी काफ़ी है, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई ट्रेल बना हुआ नहीं है प्रॉपर, तो हमें ट्रेल बना के चलना पड़ता है।
तो छोटी सी हाइक के बाद हम लोग आ चुके हैं टॉप पे यहाँ पे, और यहाँ से पूरा 360 व्यू मिलता है आसपास के गांव का। नीचे खेत है और उस पास में नदी भी है। अभी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे चाय और थोड़ा बहुत तो स्नैक्स लाएं साथ में, तो ये खाएंगे और इसके बाद फिर जाएंगे नीचे रिटर्न, क्योंकि अभी सूरज भी ऊपर आ चुका है और गर्मी बहुत बहुत भयंकर वाली गर्मी है। टी शर्ट पूरा पसीने से भीग चुका है। यहाँ की खामोशी भी अपने आप में एक कहानी कहती है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस सन्नाटे में जो सुकून है वो और कहीं नहीं है। ऐसा लगता है मानो यहाँ समय ठहर गया हो। गांव की पगडंडियाँ और पहाड़ों की गोद में छुपा यह सुकून मन को हल्का कर देता है। तो जहाँ से चालू किया था ट्रैक वहीं पे आकर ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग ने 6:30 बजे चालू किया था और अभी टाइम हो रहा है 8:38। सो 2 घंटे लगे चढ़ने में उतरने में, और वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे आधा घंटा। सब चलते हैं रिटर्न टू होम। तो हाइकिंग के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ की फार्मिंग देखने के लिए, और यहाँ के फार्मर से पूछेंगे खेती बाड़ी के बारे में। तो यहाँ की फार्मिंग के बारे में हम लोग आसपास में घूम रहे थे, और हमारे साथ यहाँ पे रहे पचन भाई गढ़वी, और इनका ये फार्म है और यहाँ पे पूरा मतलब दिन रात यहीं पे बैठते हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ की खेती के बारे में, यहाँ बारिश कैसे होती है, फसल किस तरह से वो लोग करते हैं, किस पे डिपेंड रहती है। अभी तो मगफली की फसल चालू है। बारिश के समय में मेरा 4 महीने का पाक हम निकालते हैं। जितना बारिश के समय में जितना निकलता है इतना हम सपोज 4 महीने के बाद अगर फिर कुछ पानी का स्रोत है कि विंटर में कुछ कर सकते हो ऐसा? पानी तो है लेकिन इसमें खर्चा लगता है बहुत, तो मिलता नहीं है। पूरे साल में कितना मतलब कमा लेते हो? हम पूरे साल में तो सही बारिश समय पे आती है, ज्यादा नहीं होती है कम नहीं होती है, तो मेरे को जितना डालता है इसका डबल निकलते हैं। आसपास के सब लोग यही मूंगफली या फिर यही करते हैं या फिर कुछ और भी क्रॉप्स? एरंडा है, मगफली है और वाल है, सब ऐसे तो सब फसल डालते हैं और अच्छी बनती है। यहाँ के लोग पूरे साल की कमाई बस बारिश के भरोसे करते हैं। 4 महीने की मेहनत से जो भी फसल निकलती है उसी से पूरे साल का खर्चा चलता है। कभी कभी बारिश न होने की वजह से यही कमाई 2 साल तक खिंच जाती है। सच तो यह है कि यहाँ के किसानों की उम्मीद आसमान के बादलों से जुड़ी होती है। हर बूंद इनके लिए अमृत समान है और हर दाना मेहनत और धैर्य की कहानी कहता है। जहाँ आज हर कोई ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, वहीं कुछ लोग आज भी पारंपरिक बैल से खेती करते हैं। यह न सिर्फ खेती करने का तरीका है बल्कि पीढ़ियों से जुड़ा हुआ एक रिश्ता है जो मेहनत, धैर्य और धरती माँ के प्रति सम्मान दर्शाता है। जब मैंने इनसे पूछा कि आज के आधुनिक युग में आप बैल से खेती क्यों करते हैं, ट्रैक्टर से आगे जा हेन में नड्डो मोल है अने लट करे जे तेला करे जागो ता बापा हाणे एड़ी गाल भगवान जो अपनाए लाया हे ता हाणे सरकारी तंत्र है अने वो ता आध्यात्मिक सबट जो एकड़ो मानी लो है ए तारीखो ता भगवान ने इनके वरदान देने ये भाई नदी के चे भगवान जो वेनो मान में के चो 3 टाइम नावानो ने 1 टाइम खावानो। कहा जाता है कि बैल को स्वयं भगवान शिव ने स्वीकार किया था। एक बार भगवान शिव ने नंदी को धरती पर भेजा संदेश देने के लिए। मनुष्य को दिन में 3 बार स्नान करना है और 1 बार भोजन करना है। लेकिन जब नंदी धरती पर पहुंचा वह संदेश भूल गया और उल्टा कह दिया। दिन में 3 बार भोजन करना है और केवल 1 बार स्नान। इस भूल पर भगवान शिव ने नंदी से कहा, अब तुम्हारी गलती का फल मनुष्य को भुगतना होगा। 3 बार भोजन करने की चाह में उनके लिए अन्न कम पड़ेगा और तुम्हें उनकी ओर से खेती करनी होगी। भगवान शिव ने यह भी आशीर्वाद दिया कि हर अमावस्या के दिन तुम्हें विश्राम मिलेगा। लेकिन यदि कोई किसान उस दिन भी तुम्हारे साथ खेत में हल चलाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे स्थान पर आकर उसका साथ दूंगा। यही कारण है नंदी, बैल और खेती भारतीय जीवन और आस्था का अभिन्न हिस्सा बना देती है।
खेती के बारे में किसानों से जानने के बाद हम चलते उस पुराने गांव की ओर। ये वही गांव है जिसे 2001 के भूकंप ने बुरी तरह से झकझोर दिया था। तो अभी एग्जैक्ट मेरे पीछे है ये मेरा पुराना मकान। यहाँ पे मेरा बचपन पूरा यहीं पे बीता था। बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ को लेकर, और काफ़ी सारी मेमोरी रिफ्रेश होती है जब ऐसी जगह पे आते हैं। अभी तो पूरा खंडेर है, पीछे पेड़ पौधे निकल आए, पूरा 25 साल से अबैंडन है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ ही है। तो ये पूरा विलेज था, पीछे भी ये भी किसी का घर था, उसके पीछे भी है, ये सब सारे विलेज हैं अभी अबैंडन हो चुके हैं। मेरा एग्जैक्ट पीछे वो भी, वहाँ पे भी बहुत सारे घर थे। तो यहाँ से सब लोग रिलोकेट होकर नए जो विलेज है वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसी हालत में देख के बहुत दुख हो रहा है। गाँव को देखते देखते मुझे एक लोग मिल जाते हैं और उनसे पूछता हूँ यहाँ भूकंप के बारे में, कैसी सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस दौरान, क्या क्या तकलीफें आई, उस सब के बारे में। भाई असांजो गाम सॼो छणी पियो भूकंप ने। खाधे पीते जो मड़े डाता ॾिना ते गाम ने की पोजीशन में बड़े डाटा जी हो। तो भी यही मड़े डाता रहनी के माड़ियों के मणी के समझ के खाधे जो पूरो क्या चपलो नवियों उन के लुगड़ा ॾिना मड़े सब समझ के मड़े डाता ॾिना, कागज ॾिना तो भोंका बना मुझे वेठा हुआ। 2002 ने मकान मिले मणी के तैयार मड़े मकान मेरा थिया गाम ने मड़े भोंके ने रहा थे मकान मड़े टोटली छणी पिया गाम ने। जेकी वहाँ से मड़े छणी पिया ये समझी सस्ता मड़े बना ॾिने असांखे, सस्ता बना ॾिने तो गाम मड़े गरीब गाम वो इनके मकान पक्ति सर मड़े वेठेला मिलियो नका को गाम ने समझ के मकान बने अड़ी पोजीशन न हुई गाम ने गरीब प्रजा हुई। यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है, यह उस दौर की हकीकत है जब भूकंप ने हजारों जिंदगियों को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था, घर, सामान और अपनों की यादें तक, लेकिन फिर भी हिम्मत और उम्मीद ने इन्हें कभी टूटने नहीं दिया। सहायता और आपसी सहयोग की ताकत से इस गांव ने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से बसाया। आज जब हम इन पक्के मकानों को देखते हैं तो समझते हैं कि दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भरोसा उसे फिर से खड़ा कर देता है। दिन और रातें भी ले जाना, जा रहे हो तो अपनी। एक तरफ गांव के मकान तो पक्के बन गए, लेकिन उसमें रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में इस गांव के नौजवान शहरों की तरफ चले गए। खेती यहाँ ठीक से हो नहीं पाती और न ही कोई और रोजगार का साधन है। इसी वजह से इस गांव के स्कूल भी पिछले 3 या 4 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं बचे। क्या करूँगा मैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ की जो स्कूल है वहाँ पे, लेकिन ये स्कूल अभी 3 या 4 साल से पिछले बंद है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी कमी है। यहाँ पे 4 या 5 इस क्लास में बच्चे तो उस वजह से फिर गवर्नमेंट ने स्कूल को बंद कर दिया। तो हम लोग अंदर जाते और देखते क्या हालत है स्कूल की। मंजूर है जो भी मर्जी तेरी मुझको। तो स्कूल घूमते घूमते अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लड़के मिले थे, तो उनसे ही पूछते हैं कि यहाँ पे ये लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उस टाइम पे कैसा था स्कूल, और अभी तो पूरा एमएनएल है और कुछ लोग यहाँ पे भी हैं अभी तैयारी करते हैं एग्जामिनेशंस की, तो इनसे पूछते हैं। तो यह है केशव भाई, और यहाँ पे पढ़ चुके हैं वाले स्कूल में। तो कौन सा साल में? मैं 2004 और 2005 में यहाँ पे पढ़ा। ओके, और कितने टीचर्स थे वहाँ पे? टीचर्स 2 थे। 2 टीचर्स। हाँ, और 25-30 के करीबन यहाँ पे लड़के पढ़ाई कर। कितने तक था ये स्कूल? ये 2021 में पूरा बंद हुआ है। नहीं मतलब कितने स्टैंडर्ड? यहाँ पे 1 से 4 का। 1 से 4 का। तो अभी यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? मतलब मैंने देखा कुछ रूम है अभी ना, वो है। रूम में है, वो एक रूम है जो इसमें बैठने की व्यवस्था है सब पूरी। और उसमें लाइब्रेरी में सब लोग जो गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लाइब्रेरी खोल दिया गया। तो यहाँ पे वो चल रहा है सब स्टडी के लिए, सब मटेरियल्स है, लाइब्रेरीज है, तो यहाँ पे लोग पढ़ते हैं और आगे की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस करते हैं। जहाँ कुछ लोग सिर्फ खेती पर निर्भर है, वहीं यहाँ का दूसरा प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। यहाँ के लोग भेड़, बकरी और भैंसों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन्हीं की देखभाल से उनका गुजारा चलता है। और अब मैं पहुँचता हूँ एक ऐसे ही चरवाहे के वाड़े पर
जहाँ से उनकी रोज़मर्रा की कहानी शुरू होती है। तो हम लोग आए घूमते घूमते यहाँ पे सेफर्ड का इनको वाड़ा बोलते हैं, यहाँ पे जो भेड़ बकरी रात में रहती है और सुबह फिर यहाँ से जंगल में लेकर जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास है, यहाँ पे सेफर्ड उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे लाइफ होती है, किस तरह से इनकी इनकम होती है सब एनिमल हस्बेंड्री से। तो इनसे पूछते हैं इनके बारे में। तो हमारे साथ है डिम्सी भाई। डिम्सी भाई, आपके पास कितनी बकरियाँ हैं? मेरे पास 150 है। 150 बकरियाँ। और तो सुबह मतलब कितने बजे निकलते हैं? सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं घर पे। उस दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फिर बच्चों को इस जा रही है ना, इसमें हम रख के जाते हैं। उसको पानी वानी सब खाना पानी और खाना सब दे के जाते एक हैं। आदमी यहाँ पे रहता है, एक आदमी यहाँ पे उसको रहता है। देता है। और महीने का कितना मतलब मिल जाता है ये सब चीज़? महीने का 15-17 हज़ार मिल जाते हैं। और मतलब सुबह कितने बजे इसके लिए फिर उठना पड़ता है? क्या आपके दिन से सुबह हम 5:30 बजे उठते हैं। सब मतलब तैयारी 5:30 करते बजे हैं? उठते हैं, उसके बाद वो सब करते हैं, दूध निकालते हैं? निकालते हैं, करते हैं सब कुछ। बच्चों को फिर बच्चों को पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। तो ये मतलब एक का कितना होगा, एक बकरी का? एक बकरी का वो बकरी पे डिपेंड करता है, जैसी बकरी समझ लो कि कोई 10,000 की होती है, कोई 15,000 की होती है, कोई 17,000 की भी होती है। अच्छा, वो डिपेंड रहता है कैसे? बकरी पे डिपेंड रहता है। अगर ये मतलब खाने पीने के लिए बारिश का मौसम हो तब तो आपको घास बास मिल जाती है, लेकिन जब सूखा होता है फिर आप किस तरह से? तो तभी वो थोड़ा होता है ना, मूंगफली का जो चारा होता मूंगफली है का चारा जो रहता है वो खेत में। शाम को डालते हैं और दिन को चराने के लिए चले जाते हैं। ऐसे मतलब चक्कर मार के चक्कर मार के जो भी आते हैं मिलता और है खा शाम लेते हैं। को चारा जो भी डालते मिलता हैं। खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। मुझे एक और भी सवाल है, जैसे मुझे तो ये सारी बकरियाँ एक ही सर पे लगती है, समान लगती है, सारी एक जैसी लगती है। तो इनके जो बच्चे होते हैं उनको कैसे पहचान लेते हैं? वो तो पहचान लेते हैं ना, वो तो जैसे हमारा धंधा है ना। आप पहचान जाते हो हम पहचान जाते किसका हैं, बच्चा है, किसकी है, किसकी माँ है? पता चल मुझे जाता है। सब सेम ही लग रही है, एक जैसी लग रही है। बच्चे भी पहचान लेते हैं बच्चे इनकी? बच्चे पहचान लेते हैं, शाम को जब आते जब छोड़ते हो तो उनके पास ही जाते हैं? उनके पास चले जाते हैं। यहाँ के चरवाहों का जीवन सीधा साधा तो है, लेकिन मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ। सुबह से शाम तक अपने पशुओं के साथ ही रहना इनकी दिनचर्या है। आइए अब मिलते हैं एक ऐसे ही दूसरे चरवाहे से। ભેંસો છે આપણા પાસે, બધી બંને નસલની છે। 10 મોટી છે, બીજી 10 નાની છે, બધી બંને નસલની છે। ચરવા માટે હમણાં તો બધી સીમમાં જાય ત્યારે તો વાડી ચરો લઈ આવે, રંજીકો જ્વારી બીજી પરાર હોય। મહિનાનો 10-12 હજાર મોટી ભેંસ 10નો આવી જાય। दूध 1 ટકમાં 2500 થાય, 2 ટકમાં 5000 થાય। 10 ભેંસોને ચરાવવા માટે હું જાઉં સીમમાં લઈ જાઉં ત્યારે બીજો કોઈ માણસ હોય આડું, કોઈ માણસ હોય આડું એને લઈ જાય ચરાવવા માટે। હમણાં તો કડ ઘણું છે, જમીનમાં વરસાદ છે ને। ये सब लोग मिलकर न ही सिर्फ गांव की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, बल्कि परंपराओं और संस्कृति को भी जिंदा रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये लोग प्रकृति के साथ जुड़कर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब भी गांव का ये संघर्ष और सादगी हमें याद दिलाता है कि असली जीवन यहीं पे बसता है। गांव में बिताए इन अनमोल पलों के आखिरी दिन को खास बनाने के लिए हम निकलते हैं जंगल की ओर एक हाइक पर। प्रकृति की गोद में हरी भरी वादियों की ताज़ी हवा के बीच हम सब मिलकर बनाएंगे पुलाव, ताकि ये दिन सिर्फ यादों में नहीं बल्कि स्वाद और अपनापन के एहसास में हमेशा जिंदा रहे। तो आज का दिन है लास्ट इस विलेज में और कल मैं निकल जाऊंगा यहाँ से रिटर्न। तो आज के दिन हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे पुलाव बनाएंगे जंगल के बीच में। तो सारा सामान भी आ चुका है और थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेस है ढूंढा है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बैठ के पुलाव बनेंगे। अभी गर्मी बहुत है, सो थोड़ा ऐसा जंगल है बीच में, थोड़ा ऊपर जाएंगे टॉप पे तो थोड़ी हवा आएगी, तो वहाँ पे चलते हैं। और कुछ लोग साथ में ही हैं, तो हम लोग सब वहाँ पे जाएंगे और अपने आप को ट्रीट करेंगे आज पुलाव के साथ में।
तो फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे यहाँ पे सेटअप लगाएंगे और थोड़ा सा लकड़ी बकड़ी इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे चूल्हा लगाएंगे। तो पूरा नेचुरल तरीके से हम लोग यहाँ पे पुलाव बनाएंगे। थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद बैठने की जगह बनाएंगे और कुछ लोग गए हैं लकड़ी या पत्थर लेने के लिए, तो उसके बाद हम लोग पूरा सेटअप यहाँ पे सजाएंगे। तो हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है और अभी टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से बना है। दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थैंक्स टू केडी भाई। बेस्ट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम लोग पुलाव खा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग कौन सी जगह पे बैठ के खा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे सूरज ढलता है और ये सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, खुशी है कि हमने इस गांव की मिट्टी को महसूस किया, इन चेहरों की सच्चाई को देखा और इनके संघर्षों के बीच मुस्कान को जाना। साथ में एक हल्की उदासी भी है, क्योंकि अब इन गलियों, इन खेतों, इन पहाड़ों से विदा लेने का वक्त आ गया है। गाँव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की मासूम मुस्कानें हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना,